मैलापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां ईमानदारी और गरीबी दोनों साथ साथ रहती थी। उसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें बावर्ची हरिया अपनी पत्नी कोमल, बूढ़ी माँ और नन्हे से बेटी रूपा के साथ गुजारा करता था। हरिया गांव के ही एक अमीर और कठोर दिल वाले व्यापारी भूनूलाल के ढाडे में बावर्ची का काम करता था। सुबह से रात तक वो कड़ी मेहनत करता, उसके हाथ जल जाते, पूरा शरीर पसीने से भीग जाता, लेकिन बदले में मिलती थी सिर्फ थोड़ी सी मजदूरी, जो घर का चूल्हा जलाए रखने के भी काबिल नहीं थी। सुनिए जी, आज भी सेठ भूनूलाल ने वही पुरानी मजदूरी दी। दिन भर वहाँ काम करते हैं और बदले में मिलता क्या है? माँ की दवाई खत्म हो गई है, रूपा के भी कपड़े फट गए हैं। मैं समझ नहीं पा रही। मैं क्या करूं कोमल, भूनू सेठ सिर्फ इतना ही देता है। रोज सुबह से रात तक खुद को तपती राग में जलाता हूं, पर मेहनत का मोल अब दुनिया में कहाँ मिलता है। गरीब के पसीने की कीमत तो सेठ लोग अपने हिसाब से लिखते हैं। तो फिर आप उनके पास काम क्यों करते हैं? आपके हाथ का स्वाद तो पूरे मैलापुर में मशहूर है। क्या पता अगर आप खुद बेचना शुरू करें तो आपकी कमाई दुगनी हो जाए। सेठ के लिए क्यों अपना पसीना और कला दोनों बर्बाद कर रहे हो? अरे कोमल, इस सब के लिए बहुत पैसा चाहिए, और हमारे पास क्या है, बस एक छोटी सी झोंपड़ी। आप चिंता मत करिए, शुरू में मुश्किल लगेगी, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके सब कर लेंगे। भगवान पर भरोसा रखिए। बेटा, सही कह रही है तेरी पत्नी। सेठ के लिए काम करके कब तक पेट पालोगे? अपना कुछ कर, हुनर तेरे हाथ में है और किस्मत भी तू खुद बना सकता है। ठीक है माँ, आज सेठ से कह दूंगा, अब और मजदूरी नहीं। अगले दिन हरिया भूनो सेठ के पास गया। हरिया ने फैसला कर लिया था कि अब वो सेठ की नौकरी नहीं करेगा और खुद के लिए काम करेगा। नमस्ते सेठ जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो हरिया, क्या बात है? मालिक, आप मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगा। क्या बोला तूने? इतना देता हूँ फिर भी तू काम नहीं करेगा? मालिक, गलत मत समझना, मैंने कभी आपसे कुछ कहा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक है, इसलिए सोचा खुद ही कुछ कोशिश कर लूं। चल ठीक है, जा, मैं भी देखता हूँ तू क्या कर लेगा। अरे ओ सलीम, इसका हिसाब कर। जी मालिक, पिछली बेर हरिया अपनी माई की दवा खातिर बड़ी रकम एडवांस ले गयो रहा, और बीच बीच में धबे से जो सामान उठावत रहा, उस सब जोड़ घटा के देखें तो इसके हिस्से में एक को पैसा न बचत है मालिक। इसका हिसाब तो पूरा का पूरा जीरो हो गयो। सुन लिया हरिया, तेरे सारे पैसे कट गए, तू पहले ही सब ले चुका है, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मालिक, वो तो आपने खुद दया करके पैसे दिए थे, और अब ये सब, ये तो अन्याय है। बस खामोश रह, औकात में रह। तू मुझे मेरा हिसाब सिखाएगा? तेरे में इतना दम नहीं कि तू खुद कुछ कर सके। जा जा, जब वापस आएगा ना तो दुगनी गुलामी करने के लिए तैयार रहना। हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना पीछे देखे अपनी झोपड़ी की तरफ चला जाता है। जब हरिया घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी कोमल पूछती है, क्या हुआ जी, सेठ ने पैसे दिए क्या? सारे पैसे काट दिए। कहता है मैंने सारे पैसे पहले ही ले लिए थे। फिर कहने लगा तुझ में इतना दम नहीं कि तू खुद कुछ कर सके, और मुझे ढाबे से निकाल दिया। सुनिए, पैसे चले गए तो क्या हुआ, हमारे पास हिम्मत तो है ना। हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं और माँ जी घर में ही भाजी बनाने का सामान तैयार कर देंगे, फिर आप उसे पाव के साथ बाजार में बेचने जाएंगे। मैं भी बेचने में आपकी मदद करूंगी। रूपा अभी छोटी है, पर वो भी हमारे लिए दुआ तो कर सकती है। अगले दिन से हरिया बाजार से पाव भाजी का सामान लेकर आता है। कोमल चूल्हा जलाने के लिए जंगल से लकड़ियां लेकर आती है और चूल्हा जलाती है। माँ और रूपा मिलकर सारी सब्जियों को साफ करते हैं। फिर हरिया जल्दी से गर्मा गर्म भाजी बनाता है और अपनी पत्नी कोमल के साथ पाव और भाजी बेचना शुरू करता। तपती हुई धूप थी, बाजार में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई अपना अपना सामान बेचने में लगा था। उसी भीड़ के बीच हरिया और कोमल एक बड़े पेड़ के नीचे अपना छोटा सा ठेला सजाते हैं।
दोनों के चेहरों पर एक अलग सी खुशी होती है, लेकिन दिल में हल्का सा डर भी था। ये उनकी मेहनत और सपनों की पहली शुरुआत थी। पता नहीं लोग हमारी पाव भाजी पसंद करेंगे या नहीं। दिल थोड़ा घबरा रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, आपके हाथ के स्वाद पर मुझे पूरा भरोसा है। बस हिम्मत रखिए, पहला ग्राहक जरूर आएगा। आओ भाई आओ, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म ताजी पाव भाजी तैयार है। एक बार स्वाद चखोगे तो बार बार आओगे। खुद भी खाओ और घर वालों के लिए भी ले जाओ। आओ जी आओ, आओ, गर्मा गर्म पाव भाजी अभी अभी बनी है। स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। जल्दी आइए, खुद भी खाइए और घर के लिए भी ले जाइए। शुरू में उनके ठेले पर कोई भी नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद 2 औरतें वहां आती। अरे भैया, एक प्लेट पाव भाजी लगाना जरा, तीखा थोड़ा कम रखना। धीरे धीरे और भी लोग उनके ठेले पर आने लगे। भैया, मेरे लिए भी एक प्लेट पाव भाजी लगाना, मेरे में तीखा थोड़ा ज्यादा डालना। देखते ही देखते शाम तक सारे पाव और भाजी बिक गए। हरिया और कोमल बहुत खुश। उनकी मेहनत का पहला दिन सफल रहा और उनके चेहरों पर उम्मीद की एक नई मुस्कान आ गई। अगले दिन भी हरिया के ठेले पर भारी भीड़ लगी हुई थी। लोग उसकी गर्मा गर्म पाव भाजी का स्वाद लेकर उसकी खूब तारीफ कर रहे थे। देखते ही देखते उसका ठेला फिर से पूरी तरह भर गया। हरिया की तरक्की देखकर भूनो लाल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जलन और गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगता है। अरे मालिक, जरा देखो तो सही, हरिया के ठेले पे कितनी भीड़ लग गई है। लगत है आज पूरा मेलापुर उसी की पाव भाजी खा के अपना पेट भरेगा। हाँ, मुझे लगा था ये 2-4 दिन का जोश है, लेकिन अगर इसका काम ऐसे ही चलता रहा तो हमारे ढाबे का धंधा ठंडा पड़ जाएगा। लगता है इसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल ठीक कहा तो सेठ जी, ये हरिया का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ना तो देख लेना 2-4 दिन में हमरे सामने अपना बड़ा ढाबा खोल लेगा, फिर गांव का एक को आदमी हमरे ढाबे पे ना आएगा। अगली सुबह भूनो सेठ चुपके से हरिया के ठेले पर पहुंचता है। मौका देखकर वो बड़ी चालाकी से हरिया की भाजी में कुछ मिला देता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। आओ भाई आओ, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म ताजी पाव भाजी तैयार है। एक बार स्वाद चखोगे तो बार बार आओगे। खुद भी खाओ और घर वालों के लिए भी ले जाओ। थोड़ी देर बाद अचानक गांव के कई लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। किसी को उल्टियां होने लगती हैं, तो किसी को मोशन लग जाते हैं। पूरे बाजार में अफरा तफरी मच जाती है। आधा काम तो मैं कर ही चुका हूँ सलीम, अब तुम्हें पता है ना क्या करना है। जी मालिक, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। अब देखा जाओ कैसे पूरा गांव हरिया के खिलाफ हो जाता है। अरे रे 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 भगवान, पता नहीं काहे मैंने हरिया की पाव भाजी खा ली। हमका तो उसमें से बासी सब्जी की बदबू आ रही थी। तब से पेट दर्द छोड़े का नाम ही न ले रहा। अरे हाँ, मैंने भी हरिया की पाव भाजी खाई थी। शायद इसी वजह से मेरी भी तबीयत खराब हो गई। अरे, मेरी घरवाली ने भी वही पाव भाजी खाई थी, उसकी भी तबीयत बिगड़ गई। लगता है सच में हरिया ने बासी सामान इस्तेमाल किया है। सलीम बार बार एक ही बात सबके सामने दोहराता रहा। धीरे धीरे गांव वालों को भी यकीन होने लगा कि उनकी तबीयत हरिया की पाव भाजी की वजह से ही खराब हुई है। कुछ ही देर में ये बात पूरे गांव में फैल गई। इसके बाद गांव के सरपंच ने हरिया को तुरंत चौपाल में बुलाया। क्या रे हरिया, गांव वाले कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारी पाव भाजी की वजह से हुआ है। पता नहीं सरपंच जी, मैं तो हमेशा ताज़ा सामान ही इस्तेमाल करता हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। ये जरूर किसी की मुझे फंसाने की चाल है। अबे, अभी पकड़े गए तो अब नाटक कर रहा है। नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? बासी खाना फेंकने के बजाय हम सबको खिला रहा था, इसमें तेरा ही फायदा था। हरिया, जब तक इस मामले की सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तब तक तुम अपना ठेला नहीं लगाओगे। ये पंचायत का फैसला है। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हरिया का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो चुपचाप अपना थैला समेटने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
बिना किसी से कुछ कहे वो धीरे धीरे गांव से निकलकर सीधा घने जंगल की तरफ चल दिया। उसे लगने लगा था जैसे उसे अपनी ईमानदारी का इनाम नहीं बल्कि सजा मिली हो। थोड़ा आगे चलते ही हरिया की नजर एक पेड़ के नीचे घायल और तड़पते हुए एक पंछी पर पड़ती है। अरे इसे क्या हुआ? हरिया बिना देर किए उस पंछी को अपनी बाहों में उठा लेता है। वो उसे पानी पिलाता है और बड़े प्यार से उसके जख्मों को साफ करता है। हरिया की सच्चाई और दया भाव से प्रभावित होकर वो पंछी अचानक एक साधु के रूप में बदल जाता है। ये सब क्या हो रहा है? आप कौन हैं? मैं एक साधु हूँ बेटा। कई सालों से एक श्राप की वजह से पंछी के रूप में भटक रहा था। आज तुम्हारे दया भाव और नेक दिल की वजह से मैं इस श्राप से मुक्त हो गया हूँ। लेकिन तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? और तुम बहुत दुखी और परेशान लग रहे हो। साधु की बात सुनकर हरिया अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम और अपनी सारी परेशानी उन्हें बता देता है। महाराज, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी सब लोग मुझे ही दोषी मान रहे हैं। माँ की दवाई खत्म हो गई है, रूपा के कपड़े भी फट गए हैं। बड़ी मुश्किल से एक ठेला खोला था, अब वो भी बंद हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। बेटा, जब इंसान सच्चाई और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ता तब भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। ये लो बेटा, ये सत्यमाला है। इसकी शक्ति बहुत अद्भुत है। जो भी इसे पहनकर झूठ बोलने की कोशिश करेगा उसका झूठ उसके मुंह से निकल ही नहीं पाएगा। आखिर में उसे सच बोलना ही पड़ेगा। पर महाराज, गांव वाले मेरी बात पर यकीन कैसे करेंगे? यकीन तुम्हारी बात पर नहीं, इस सत्यमाला की शक्ति पर होगा। चलो मेरे साथ गांव चलो। हरिया और साधु साथ मिलकर गांव की तरफ चल पड़ते हैं। उधर चौपाल में सरपंच और गांव वाले अभी भी इसी बात की चर्चा कर रहे होते हैं कि हरिया को हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया जाए या नहीं। तभी सब देखते हैं कि हरिया एक अनजान साधु के साथ चौपाल की तरफ आ रहा है। रुकिए, किसी भी फैसले से पहले सच का पता चलना बहुत जरूरी है। महाराज, आप कौन हैं और इस मामले में कैसे मदद कर सकते हैं? मैं सिर्फ सच का साथी हूं। अगर तुम सबको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो पहले इस सत्यमाला की परीक्षा कर लो। साधु एक गांव वाले को सत्यमाला पहना देते हैं। बेटा, अब बोलो कि आज सुबह सूरज नहीं निकला। गांव वाला झूठ बोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। वो बार बार जोर लगाता है, पर हर बार उसकी आवाज रुक जाती है। ये क्या हो रहा है? नहीं महाराज, आज सुबह सूरज निकला था। आखिरकार वो मजबूर होकर सच बोल देता है। ये देखकर पूरा गांव हैरान रह जाता है। सबको सत्यमाला की अद्भुत शक्ति पर यकीन हो जाता है। अब समय आ गया है कि असली दोषी का सच भी सबके सामने आ जाए। सलीम, आगे आओ। सबकी नजर धीरे धीरे सलीम की तरफ मुड़ जाती है। नहीं महाराज, हम काहे पहने ये माला? हमने कोनो गलती ना की। अगर तुम सच बोल रहे हो तो डरने की कोई बात नहीं, पहन लो ये माला। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। डरते डरते सलीम सत्यमाला पहन लेता है। वो झूठ बोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से झूठ निकल ही नहीं पाता। मैं झूठ बोलना चाहत रहा, लेकिन बोल ही ना पात रहा। हाँ, भुनो सेठ के कहने पे ही हम गांव वालन के दिमाग में ये बात बिठाए रहा कि सब लोग हरिया की पाव भाजी खा के बीमार हुए हैं, और भुनो सेठ ही चुपके से हरिया की भाजी में जहर मिला के गयो रहा। सलीम की बात सुनकर पूरा गांव सुन्न रह जाता है। सबकी नजरें धीरे धीरे भुनो सेठ की तरफ मुड़ जाती हैं। भुनो सेठ घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है। भुनो सेठ, अब तुम भी सत्यमाला पहनो। नहीं, मैं ये माला नहीं पहनूंगा। मैं बेकसूर हूँ। भुनो सेठ, अगर तुम बेकसूर हो तो डर किस बात का? पहनो ये माला। गांव वालों के दबाव में आकर भुनो सेठ मजबूरन सत्यमाला पहन लेता है। जैसे ही वो झूठ बोलने की कोशिश करता है, उसकी आवाज रुक जाती है। वो बार बार बोलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। आखिर में वो मजबूर होकर सच कबूल कर लेता है। मैंने ही हरिया की भाजी में पेट दर्द वाली दवाई मिलाया था। मुझे उसकी बढ़ती हुई कमाई और इज्जत से जलन होने लगी थी, इसलिए मैंने उसे बदनाम करने की साजिश रची। मैं चाहता था कि गांव वाले उससे नफरत करने लगें और वो कभी दोबारा अपना ठेला ना लगा सके। भुनो सेठ का जुर्म सबके सामने आ चुका था। चौपाल में सन्नाटा छा गया। कुछ ही पल बाद पूरा गांव गुस्से से भर उठा। भानु सेठ, तुमने सिर्फ हरिया को बदनाम ही नहीं किया, बल्कि पूरे गांव की जान को भी खतरे में डाल दिया।
आज से तुम्हारा ढाबा हमेशा के लिए बंद रहेगा। तुम्हें तुरंत गांव छोड़कर जाना होगा। नहीं सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जिस इंसान ने लालच में अंधा होकर पूरे गांव की जान से खिलवाड़ किया हो, वो दूसरे मौके का हकदार नहीं होता। ये पंचायत का आखिरी फैसला है। हरिया, हमें तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती हुई, हमें माफ कर दो। सरपंच जी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मुझे बस इतनी खुशी है कि आज सच सबके सामने आ गया और मेरी ईमानदारी पर लगा दाग मिट गया। सरपंच का फैसला सुनते ही गांव वालों ने भूनो सेठ को गांव से बाहर निकाल दिया। उसका ढाबा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सरपंच जी ने हरिया को दोबारा अपना ठेला लगाने की इजाजत दे दी। इस बार पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। हर रोज लोग दूर दूर से उसकी गर्मा गर्म पाव भाजी खाने आने लगे। देखते ही देखते उसका ठेला फिर से पूरी तरह भर गया। धीरे धीरे हरिया की पाव भाजी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। कुछ ही सालों में उसने अपना एक बड़ा और सुंदर ढाबा खोलती थी। सच्चाई को चाहे कुछ देर के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन उसे कभी हराया नहीं जा सकता। लालच और धोखे का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि मेहनत और ईमानदारी एक न एक दिन अपनी मंजिल जरूर पा लेती है। हरिया